Hello everyone, welcome to Vals Education. Today we will discuss on Bohr atomic model. देखो इससे पहले हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में अंडरस्टैंड किया था. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनता है एटम्स में, उसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. इस वजह से वो मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था. उसके बाद फिर जो नील बोहर है, इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करके अपना एक मॉडल बनाया. उसके क्या पोस्टुलेट थे, देखो आज हम उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि जो एक एटम है वो क्या कंसिस्ट करता है, एक स्मॉल सेंट्रल कोर होता है उसमें, जिसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो उसमें कंसंट्रेटेड होता है. क्लियर है. और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जो उनकी रोटेशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उन्हें कहाँ से मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो बिटवीन किस किस के है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यूज कर रहे हैं एज सेंट्रीपिटल फोर्स. इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. यही बात रदरफोर्ड, उन्होंने भी यही वाली बात कही थी, है ना. देखो क्या राइट डाउन किया हमने, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व. द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रोटेशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस. क्लियर है, ये वाला पॉइंट तो सेम ही है. ओके. सेकेंड बात इन्होंने क्या कही कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन ए सर्टन स्टेबल ऑर्बिट. जो भी इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. बट वो ऑर्बिट कैसे हैं, वो क्या है, एक स्टेबल ऑर्बिट है. मींस रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन एनी ऑर्बिट, मतलब कहीं भी वो रिवॉल्व कर रहे हैं. बट इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, इन ए सर्टन स्टेबल ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं. और उन ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है, फिक्स है. जैसे यहाँ पे बीच में क्या आपके पास न्यूक्लियस, एक आपके पास यहाँ पे ऑर्बिट है, फिर सेकंड वाला ऑर्बिट है, थर्ड वाला ऑर्बिट है. इन सब ऑर्बिट्स की अपनी अपनी एनर्जी है जो फिक्स है. ठीक है. देखो क्या राइट डाउन किया हमने, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टन स्टेबल ऑर्बिट, उसी में ही रिवॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन. These orbits have fixed energy and these are called energy levels और stationary orbit. हम इन्हें और क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, है ना. और इनको स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं. स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों कहा, कि उनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है. और इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, देखो KLMN, इस तरह से एनर्जी. और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किस वाले एनर्जी में, फर्स्ट वाले एनर्जी लेवल में है, सेकंड में है, थर्ड में है, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर. ओके. इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, बट किसमें, इन ए स्टेबल ऑर्बिट, और उन ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स है. क्लियर. ओके. अब देखो थर्ड वाला पॉइंट इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकता है फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके बराबर होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. ये वाली चीज उन्होंने बोली. देखो क्या कहा उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व. अब ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई भी ऑर्बिट होगा, ठीक है. वो ऑर्बिट कैसे बने हुए हैं, इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट. सिर्फ उन सर्कुलर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम, जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होनी चाहिए, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. क्या कहा उन्होंने, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कैपिटल L से डिनोट कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ये किसके बराबर होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, n क्या है, एक इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाइड होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसे. और ये वाली कंडीशन कैसे फेमस है, बोहर फेमस क्वांटम कंडीशन. अगर कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है तो ये इस वाली कंडीशन की ही वो बात कर रहे हैं. क्या कहते हैं इसे हम, बोहर फेमस क्वांटम कंडीशन.
या बोहर फेमस क्वांटाइज्ड कंडीशन, इस तरह से भी कह सकते हैं ये वाली, ठीक है। वेयर एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। क्लियर है? ओके अब देखो, अभी आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या है ना। वैसे तो हमने ये 11th में पढ़ रखा है, ठीक है। देखो हमने क्या कहा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, किसके बराबर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ये वाली चीज। क्लियर? ओके इसका मतलब क्या है, देखो जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन है वो क्या क्या हो सकती है, h/2π। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो, n की वैल्यू 2 होगी तो 2h/2π, n की वैल्यू 3 होगी तो 3h/2π, सो ऑन, इस तरह से होगी ये, ठीक है। वेयर n इज कॉल्ड, n को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट वाले के लिए बोलेंगे उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी, और सेकंड वाले के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, n = 2 होगी, इस तरह से। मींस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो क्वांटाइज्ड है। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या है, मान लो ये आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसका डिस्टेंस मान लो ये वाला कितना है, रेडियस r है, और इस इलेक्ट्रॉन का मास m है, वेलोसिटी v से अगर ये मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कैपिटल L से उसे डिनोट करते हैं हम, और उसकी वैल्यू होती है mvr। यह है एंगुलर मोमेंटम। तो हम ये वाली चीज L की जगह राइट डाउन कर सकते हैं, mvr इक्वल टू किसके बराबर है, nh/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। क्लियर? इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है। क्वांटाइज्ड मींस जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्वांटाइज्ड है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2.5 वैल्यू नहीं हो सकती है इसकी, n = 2.5, यहाँ पे 3.5, वो वाले ऑर्बिट नहीं एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होनी चाहिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। क्लियर होगी वाली बात? देखो वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर एंड कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं हम n को। और इस इक्वेशन 1 को, ये वाली इक्वेशन जो है फेमस है, इसे क्या कहते हैं हम, बोहर फेमस क्वांटम कंडीशन या बोहर फेमस क्वांटाइज्ड कंडीशन। क्लियर? ओके 3 पॉइंट्स हो गए ये। फोर्थ वाला पॉइंट देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ वाले पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं, वाइल रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, वो फोटोन रिलीज नहीं करता। क्या कहा उन्होंने कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। देखो इस तरह से होते हैं ना, मान लो ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वाला ये न्यूक्लियस है, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि जब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी लूज नहीं करता है। देखो ये वाला अभी ये वाला पॉइंट ऐसा क्यों कहा इन्होंने, देखो वैसे तो क्या होता है, जो आपके पास अगर हम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो उसमें तो क्या होता था, जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो क्या करता है, एनर्जी लूज करता है ना। पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया। उन्होंने क्या कहा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है तो वो एनर्जी लूज नहीं करता। क्लियर है? तो इस तरह से क्या होगी, एटम की स्टेबिलिटी भी प्रूव कर गई, जो रदरफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने क्या कहा कि क्योंकि देखो है तो यहां पर भी एक्सेलरेट, तो चार्ज यहां पर भी कर रहा है, पर वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। ये इन्होंने किसके बेस पे कहा, क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे। देखो जो हमारी पहले की स्टडीज़ हैं, आपके क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, क्वांटम मैकेनिक्स बाद में आई, ठीक है, ये न्यू है। और जो क्लासिकल मैकेनिक्स हो गई, जो पहले जैसे हम न्यूटन्स के लॉज वगैरह पढ़ते हैं सारे, है ना, वो क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी चीज़ें हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पढ़ते हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है, अगर हमें एटम की स्टडी करनी है तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वहाँ पर वैलिड नहीं होती। वो सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो एटॉमिक लेवल की जब हम बात कर रहे हैं, बहुत स्मॉल लेवल की, माइक्रो लेवल की बातें जब हम करते हैं, तो वहां पे क्या हो रहे हैं, वो सारे रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो उन्होंने क्या कहा कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो वो एनर्जी लूज नहीं करता। वो एनर्जी लूज और गेन सिर्फ तभी करता है अगर
देखो अगर वो क्या कर रहा है, एनर्जी वो लूज तभी करेगा अगर वो हायर लेवल से, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा अगर, ठीक है, तब वो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, मींस रेडिएशन लूज करेगा, मींस रेडिएशन लूज करने का मतलब फोटोन लूज करेगा वो, और वो एब्जॉर्व एनर्जी तभी करेगा जब वो लोअर एनर्जी से कहां जा रहा है, हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है। अगर उसको E1 से E2 में जंप करना है तो वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, तभी वो जा पाएगा E2 में। क्लियर होगी ये वाली बात, यही इन्होंने देखो राइट डाउन की है। और while revolving in a particular orbit an electron does not radiate energy, an atom can emit or absorb radiation। आप फोटोन की बात कर सकते हो, एनर्जी की बात कर सकते हो, रेडिएशंस की बात कर सकते हो, ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ए हायर टू लोअर ऑर्बिट, हायर से लोअर में जब वो जंप करेगा, ठीक है, तभी वो क्या करेगा, एमिट करेगा एनर्जी, और फ्रॉम ए लोअर टू हायर ऑर्बिट, अगर लोअर से हायर में वो जा रहा है तभी वो एब्जॉर्व करेगा रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? ओके, तो अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि वो कब और वो एनर्जी कितनी लूज करेगा। जैसे मान लो कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, वो हायर एनर्जी लेवल में है, ठीक है, हायर एनर्जी से उसको कहाँ आना है, लोअर एनर्जी लेवल में आना है, यहां से लेके यहां तक आना है, तो वो फोटोन लूज करेगा, रेडिएशंस लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा, आप कुछ भी कह लो, है ना। तो जो वो फोटोन वो लूज कर रहा है, जब वो हायर टू लोअर आ रहा है, तो उन फोटोन्स की एनर्जी किसके बराबर होगी, हमेशा जहां से वो जंप कर रहा है E2 से कर रहा है किस पे, E1 पे, उनके डिफरेंस के बराबर। क्लियर हुआ? यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको जंप करना है E2 से किस एनर्जी लेवल में, E1 में, तो जो वो फोटोन लूज कर रहा है उसकी एनर्जी हम h न्यू लिख रहे हैं, ठीक है, यह फोटोन की एनर्जी जो वो लूज कर रहा है, जब वो जंप कर रहा है हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, वो किसके बराबर होगी हमेशा, E2, इसकी एनर्जी, क्योंकि सबकी एनर्जीज अलग अलग है ना, इसकी ये वाली एनर्जी माइनस ये वाली एनर्जी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। जो फोटोन आपके पास लूज करोगे उसकी एनर्जी हमेशा किसके बराबर होगी, डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल्स। अब देखो अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें तो वैसे हम ये नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, एनर्जी निकालना, हम ये वाली पूरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि एनर्जी कितनी होती है फर्स्ट वाले ऑर्बिट में, सेकंड वाले ऑर्बिट में, ठीक है। तो हमने क्या कहा, देखो कि जो h न्यू है, जो फोटोन रिलीज हो रहे हैं उनकी एनर्जी किसके बराबर, मान लो ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये वाला आपके पास क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, और ये वाला क्या है, सेकेंड एनर्जी लेवल, इसकी एक अपनी एनर्जी होगी, इसकी अपनी होगी, फिक्स्ड एनर्जीज है इनकी सभी ऑर्बिट्स की, है ना। तो देखो ये वाला फॉर्मूला हमें भी ड्राइव करेंगे नेक्स्ट, अभी आप लर्न कर लेना ये, -13.6 Z² डिवाइडेड बाय n², वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर, जो भी एटम का एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, अगर हम करें फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो हाइड्रोजन में Z की वैल्यू क्या होगी, 1, है ना। तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करें, जो फर्स्ट वाला है, उसके लिए एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे -13.6, Z की वैल्यू क्या है इसके लिए, 1, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, और n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर हम फर्स्ट वाले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर, तो ये कैलकुलेट करके क्या आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी एनर्जी कितनी आ गई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इसलिए होता है बिकॉज ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बाउंड है इससे, पॉजिटिव चार्ज से, इस तरह से इसके लिए नेगेटिव चार्ज लगता है, ठीक है। ये हम आगे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम E2 की बात करें, सेकंड वाले ऑर्बिट की एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगी, -13.6, Z की वैल्यू तो 1 नहीं है, 1 स्क्वायर, और सेकंड वाले की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि सेकंड वाली शेल की बात कर रहे हैं, तो यह आ गया -13.6 डिवाइडेड बाय 4, और ये वाली चीज आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो E1 की जो एनर्जी है वो कम है, और E2 वाले लेवल की एनर्जी क्या है, ज्यादा है ना, बिकॉज ये देखो ये वैल्यूज तो ये वाली ज्यादा है, पर नेगेटिव साइन है ना साथ में, तो नेगेटिव में क्या होता है, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो कम होती है ना, बड़ी वाली जो आपके पास डिजिट होते हैं, और जो कम वाले होते हैं इसका मतलब क्या है, वो जीरो के अप्रोच कर रहा है ना, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो E2 की एनर्जी क्या है, इसमें E2 की एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन E1, इसकी एनर्जी कम होगी और एनर्जी ऐसे इंक्रीज करती जाती है। क्लियर है, यही चीज हमने यहाँ पे राइट डाउन की है। देखो
ये वाली, ये E1 इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, सेकंड हो गया, और ये h न्यू किसके बराबर होता है, E2 माइनस E1। फॉर यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंजस्टेड था, इस वजह से मैंने आपको सेपरेट ये अंडरस्टैंड करवा दिया। -13.6 जेड स्क्वायर है ये, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से फॉर्मूला। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए n इक्वल टू वैल्यू क्या हो गई 1, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो E1 की वैल्यू ये है ना, यहाँ पे आप राइट डाउन कर लेना, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, फॉर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए। क्लियर। तो देखो आज हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट के बारे में अंडरस्टैंड किया। अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसकी एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेडियस की वैल्यू कैसे करते हैं फाइंड आउट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।